नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने यहाँ पर मेवाड़ राजवंश प्रारंभ कर रखा था। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा और सिसोदिया शाखा के अंदर हम देखें जो हमारा 1303 के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और इसी आक्रमण के समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह क्या होता है दोस्तों, इस युद्ध के अंदर यहाँ पर बच जाता है और इसके 7 पुत्र थे। इन 7 पुत्रों के अंदर एक व्यक्ति था हम्मीर सिसोदिया। इसी का पुत्र था कौन है? हम्मीर सिसोदिया। और इस हम्मीर सिसोदिया के द्वारा फिर से यहाँ पर मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश की स्थापना की जाती है और यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? हम्मीर सिसोदिया। हम्मीर सिसोदिया का शासन काल है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी। 1326 से लेकर 1364 ईस्वी का शासन काल किसका है? हम्मीर सिसोदिया का है। हम्मीर सिसोदिया कौन है? लक्ष्मण सिंह का ही ये क्या था यहाँ पर पुत्र था। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम्मीर सिसोदिया से कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर उपनामों से संबंधित कि हम्मीर सिसोदिया के उपनाम कौन कौन से मिलते हैं। तो उपनामों से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि एक तो हम्मीर सिसोदिया को कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या बोला था? सबसे प्रबल शासक बोला था। सबसे प्रबल शासक किसको बोला गया था? हम्मीर सिसोदिया को ही सबसे प्रबल शासक बोला गया था और ये बोलने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड के अंदर। दूसरा यहां पर हम तथ्य देखें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़ के किले के अंदर लगी हुई है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर इसको बोला गया था विषम घाटी पंचानन। यानी विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? हम्मीर सिसोदिया को विषम घाटी यानी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये अपना शेर के समय यहाँ पर कार्य कर लेता था, यानी यहाँ पर घबराता नहीं था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन के नाम से भी से जाना जाता है। और एक किसको बोला गया था? हम्मीर सिसोदिया को जाना गया था। एक हमारा तीसरा मिलता है रसिक प्रिया टीका। इसके अंदर इसे बोला गया था वीर राजा बोला गया था। रसिक प्रिया टीका जो कुंभा की लिखी गई थी, इसके अंदर इसे क्या बोला गया था? वीर राजा बोला गया था। तो सबसे प्रबल शासक के नाम से भी इसे को जाना जाता है, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है, और वीर राजा भी हम किसको बोलते हैं? हम्मीर सिसोदिया को बोला गया था। तो ये तो इसके उपनाम हुए। कर्नल जेम्स टोड ने ये बोला था। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़ के किले के अंदर लगी हुई है, इसके अंदर विषम घाटी पंचानन के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार यहां से क्वेश्चन भी आ चुका है कि विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन सा शासक कहलाता था? तो विषम घाटी पंचानन कौन कहलाता? हम्मीर सिसोदिया। और रसिक प्रिया ने इसे क्या बोला गया था? वीर राजा के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखते हैं इसके बाद में दोस्तों, ये तो हो गए हमारे इसके उपनाम। एक तो इसने चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कि कई बार क्वेश्चन आता है,
अन्नपूर्णा का माता का मंदिर कहां पर है? तो अन्नपूर्णा का माता का मंदिर चित्तौड़ के अंदर ही है और इसका निर्माण भी किसके समय में किया गया था? हमीर सिसोदिया के द्वारा यहां पर किया गया था। तीसरी बात देखते हैं, यहां पर देखते हैं, अब हमें कुछ दिल्ली के शासकों की यहां पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इन दिल्ली के शासकों के साथ में भी हमीर सिसोदिया का यहां पर क्या होता है? एक युद्ध होता है और ये कब होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देख दो, लेकिन हमीर सिसोदिया के समय में, जो हमारा हमीर सिसोदिया था, इसके समय के अंदर क्या होता है? यहां पर खिलजी वंश तो समाप्त हो चुका था। यहां पर आ जाता है कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश, कौन सा वंश आ जाता है यहाँ पर? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था, जो 1320 से लेकर 1325 के मध्य था। 1320 से लेकर ये था 1325 तक। अब गियासुद्दीन तुगलक के बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका शासनकाल है 1325 से लेकर 1351। 1325 से लेकर 1351 का शासनकाल माना गया है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी 1325 से 51 का शासनकाल है। और इधर हम सिसोदिया की बात करें तो सिसोदिया के अंदर हमीर सिसोदिया का है 26 से लेकर 64। यानी हमीर सिसोदिया का समकालीन दिल्ली का शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का सबसे पागल व इतिहास का सबसे विद्वान बादशाह के नाम से भी से जाना जाता है। इतिहास का सबसे पागल भी है और इतिहास का सबसे विद्वान शासक भी किसे बोला गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसकी हम चर्चा करेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे। तो इस हमीर सिसोदिया व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर हमीर सिसोदिया की क्या हो जाती है? यहाँ पर विजय होती है। यानी हमीर सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और 1364 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1364 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। किसकी? हमीर सिसोदिया की। अब देखते हैं दोस्तों, हमीर सिसोदिया के बाद में शासक कौन बनता है उसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। इसके बाद में शासक बनता है खेताया क्षेत्र सिंह। खेताया क्षेत्र सिंह। इसका शासनकाल है 1364 से लेकर 1382 ईस्वी। 1364 से लेकर 1382 ईस्वी का शासनकाल है खेताया क्षेत्र सिंह का। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिसोदिया वंश के अंदर एक तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार अत्यधिक किया है। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, मालवा के शासक को भी ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इसलिए मेवाड़ और मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष प्रारंभ करने वाला भी कौन था? खेताया क्षेत्र सिंह था। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से क्षेत्र विजित किए थे। इसने कौन कौन से क्षेत्र यहां पर विजित किए थे? तो एक तो इसने मांडलगढ़, एक तो कौन सा क्षेत्र विजित किया था? इसने मांडलगढ़ क्षेत्र को भी इसने विजित किया था। दूसरा यहां पर क्षेत्र था भोराट वाला जो पठार का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को भी इसने क्या कर लिया था? यहाँ पर विजित कर लिया था। तीसरा क्षेत्र अगर हम यहाँ पर देखें, जो राजसमंद वाला क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र के ऊपर भी इसका क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। और चौथा अगर हम क्षेत्र देखें तो वो क्षेत्र था हमारा 56 वाला, 56 का
क्षेत्र। इस 56 के क्षेत्र को भी इसने क्या कर लिया था, यहाँ पर विजित कर लिया था। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है इसके ऊपर भी इसका अधिकार हो गया था, बोराट वाले क्षेत्र के ऊपर भी इसका अधिकार था, और 56 वाला जो क्षेत्र है इसके ऊपर भी इसका क्या हो गया था, अधिकार हो चुका था। अब देखते हैं उस समय मालवा का शासक कौन था। हाड़ौती क्षेत्र के ऊपर उसका अधिकार था, हाड़ौती के शासकों को भी इसने क्या कह दिया था, दबा दिया था। अब देखते हैं मालवा, यानी मालवा और मेवाड़। मेवाड़ व मालवा के मध्य भी संघर्ष करने वाला शासक की बात करें तो संघर्ष यहां पर इसने प्रारंभ कर दिया था। उसमें मालवा का शासक था दिलावर खां, दिलावर खां गोरी। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि खेता के समय या क्षेत्र के समय में मालवा का शासक कौन था, दिलावर खां गोरी। तो पहली बार यहां पर खेता ने मालवा के ऊपर आक्रमण किया था और यहां पर दिलावर खां को इसने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। कई बार क्वेश्चन आता है मेवाड़ व मालवा के मध्य संघर्ष को प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, खेता या क्षेत्र सिंह था, खेता या क्षेत्र सिंह था। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, दिलावर खां व खेता के मध्य यहां पर पहली बार संघर्ष होता है मालवा के शासकों के साथ में, और ये संघर्ष अब क्या होता है, निरंतर यहां से चालू हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई थी और कहां पर हुई थी। एक बूंदी यानी हाड़ौती के अंदर है बूंदी। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हमारे वर्तमान में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालरापाटन है, झालावाड़, यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसी क्षेत्र के अंदर पहली रियासत थी यहां पर कौन सी, बूंदी। और बूंदी के अंदर हाड़ा चौहान थे और हाड़ा के अंदर भी कौन था, लाल सिंह हाड़ा, लाल सिंह हाड़ा। इस लाल सिंह हाड़ा से युद्ध करते हुए खेता या क्षेत्र सिंह यहां पर 1382 के अंदर मारा जाता है, और इसी युद्ध के अंदर लाल सिंह भी यहां पर क्या हो जाता है, मारा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा खेता या क्षेत्र सिंह 1364 से लेकर 82। इसने कौन कौन से क्षेत्र किए थे, मांडलगढ़, बोराट वाला क्षेत्र, 56 का क्षेत्र भी इसने यहाँ पर विजित किया था। हाड़ौती के अंदर जो हाड़ा चौहान थे इनको भी इन्होंने दबाने की कोशिश की थी और यहाँ पर उसने विजय भी प्राप्त की थी। जैसे बूंदी का ही शासक देख लें तो यहाँ पर शासक कौन था, लाल सिंह। लाल सिंह को ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष को प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, तो ये भी यहाँ पर क्षेत्र या क्षेत्र सिंह था। अगर मालवा की शासक की बात करें तो मालवा का शासक उस समय कौन था, दिलावर खां गोरी था दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा खेता या क्षेत्र सिंह। अब इसके बाद में देखते हैं जो अगला शासक आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा, महाराणा लाखा शासनकाल है 1382 से लेकर 1421 ईस्वी। महाराणा लाखा का समय शासनकाल माना गया है 1382 से लेकर 1421। इसके समय में एक तो जावर उदयपुर के अंदर चांदी की खान निकली थी, चांदी की खान। देखते हैं दोस्तों यहां पर जावर के अंदर क्या होती है, महाराणा लाखा के समय में यहां पर चांदी की खान निकलती है। अगर यहां पर चांदी के यहां पर इसे सर्वाधिक यहां पर सिक्के प्राप्त मिले थे किसको, महाराणा लाखा को। तो यहां पर इसने क्या किया था, उस समय जो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के समय में लगभग यहां पर जो भी हमारे हिंदू मंदिर थे इनको यहां पर तोड़ दिया गया था। तो महाराणा लाखा के समय में उदयपुर के अंदर क्या मिल जाती है, हमें जावर के अंदर चांदी की खान निकलती है। तो यहां पर हमारा आर्थिक
समृद्ध होगा। यहाँ पर सिक्के मिले हैं, यहाँ पर चांदी प्राप्त हो रही है, तो हमारा क्या होगा उस समय में यहाँ पर आर्थिक दृढ़ता आएगी। इसलिए एक तो महाराणा लाखा ने जो 1303 के अंदर जो मंदिर तोड़ दिए गए थे, इन मंदिरों का ये क्या करता है, पुनर्निर्माण कर देता है। दूसरी बात है, इसी के समय में पिछोला झील का निर्माण किया जाता है। यानी महाराणा लाखा के समय में ही एक पिच्छू बिंजारा था। इस पिच्छू बिंजारा का एक बैल यहां पर मर गया था, खत्म हो गया था, तो उसी बैल की याद में पिच्छू बंजारे ने यहां पर क्या किया था, पिछोला झील का यहां पर निर्माण करवाया था। तीसरी बात देखते हैं दोस्तों, यहां पर पिछोला झील से संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछोला झील, एक तो पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और एक जग निवास। जग मंदिर बना हुआ है और एक बना हुआ है जग निवास। जग मंदिर पहले यहां पर बनेगा दोस्तों, जग मंदिर, क्योंकि हम कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या बना देते हैं, वहां पर मंदिर की स्थापना करते हैं। मंदिर की स्थापना के बाद में हम क्या करते हैं, वहां पर कोई भी महल बना लेते हैं। तो पहले यहां पर क्या किया गया, जग मंदिर, उसके बाद में यहां पर क्या किया गया है, जग निवास। इसी जग निवास को वर्तमान में पैलेस सिटी के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जग मंदिर का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, करण सिंह के द्वारा। करण सिंह के द्वारा जग मंदिर, जो पिछला झील के मध्य के अंदर ये दो महल बने हुए हैं, जग मंदिर, इसका निर्माण किसने प्रारंभ किया था, करण सिंह ने। लेकिन इसको समाप्त किया था जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। यानी जग निवास, जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने किया था, करण सिंह ने किया था। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था, यहां पर जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। तीसरी बात देखते हैं, जग निवास का निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह सेकंड के द्वारा। जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखना दोस्तों, जग मंदिर, पहले मंदिर बनेगा तो मंदिर किसने बनवाया, जगत सिंह फर्स्ट ने, क्योंकि फर्स्ट पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा। लेकिन कार्य किसने प्रारंभ कर दिया था, यहाँ पर करण सिंह के द्वारा। जग निवास किसने बनवाया था, यहाँ पर जगत सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। और यहीं पर एक नटनी का चबूतरा भी किस झील के पास स्थित है, पिछोला झील के पास में है। और इस पिछोला झील का निर्माण किसके समय में किया गया था, महाराणा लाखा के समय में किया गया था। इसी के समय में यहाँ पर जावर के अंदर चांदी की खान निकलती है। इसी झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास है। करण सिंह के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था और जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा पूर्ण किया गया था, और जग निवास जगत सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पर राजनीति के अंदर यहां पर परिवर्तन होगा, क्योंकि यहां पर हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है किसका, मारवाड़ का। मारवाड़ के शासक यहां पर मेवाड़ के अंदर रुचि लेने प्रारंभ कर देते हैं। इसका कारण क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देख, मारवाड़ के अंदर उस समय तो नहीं था रणमल राठौड़, राव चूड़ा का ये पुत्र था रणमल राठौड़। लेकिन उसमें ये शासक अभी तक नहीं बनाए। मारवाड़ का शासक कौन है, रणमल राठौड़। इधर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का शासक कौन था उसमें, यहां पर महाराणा लाखा था। महाराणा लाखा का पुत्र था राव चूड़ा। पुत्र का क्या नाम है, राव चूड़ा था। अब देखो, रणमल राठौड़ की एक बहन थी, जिसका नाम था हंसाबाई। इसकी बहन का क्या नाम था, हंसाबाई इसकी बहन का नाम था।
अब देखते हैं दोस्तों, हंसाबाई का सगाई का नालेर भेजा गया था लाखा के पुत्र चूड़ा के लिए, लेकिन उस समय देखते हैं दोस्तों यहां पर परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। यानी रणमल राठौर ने अपनी बहन हंसाबाई का नालेर, सगाई का नालेर किसके लिए भेजा था? चूड़ा के लिए भेजा था। लेकिन जैसे नालेर पहुंचता है उस समय मेवाड़ के अंदर चूड़ा नहीं था, उस समय दरबार के अंदर बैठा हुआ कौन था? राणा लाखा था। तो ये लाखा उस समय मजाक कर लेता है कि मेरे इस बुढ़ापे के अंदर ये नालेर कौन लेकर आ रहा है। तो जैसे ये वो नाई आता है यहाँ पर तो एक बातें सुन लेता है और ये वापस चला जाता है कहां पर? रणमल राठौर के पास में, कि उस समय मेवाड़ के अंदर चूड़ा नहीं था, लेकिन राणा लाखा ने यानी ये बात बोली है। तो अब रणमल राठौर क्या करता है? उस नालेर को फिर से मेवाड़ के अंदर भेज देता है, शर्त लगा देता है कि मैं हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ में कर दूंगा, लेकिन इसका उत्तराधिकारी जो हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न होगा वही आगामी मेवाड़ का क्या होना चाहिए? शासक होना चाहिए, यानी अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए। इसलिए वह व्यक्ति वापस इस हंसाबाई का नाले लेकर जाता है और लाखा को यह शर्तें बता देता है कि अगर हंसाबाई का विवाह आपके साथ में कर दिया जाएगा, लेकिन हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही आगामी मेवाड़ का क्या होना चाहिए? शासक होना चाहिए। तो ये बातें स्वीकार कर लेता है कौन है? राणा लाखा। और राणा लाखा का विवाह किसके साथ में हो जाता है? हंसाबाई के साथ में हो जाता है। और इससे जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था मोक्कल। क्या नाम था? मोक्कल। राव चूड़ा ने यहां पर क्या किया था? मोक्कल के लिए अपनी गद्दी का त्याग किया था। इसलिए मेवाड़ का राव चूड़ा को मेवाड़ का पितृ मह के नाम से भी किसे जाना जाता है? राव चूड़ा को जाना जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों यहाँ पर राणा लाखा। और राणा लाखा की 1421 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमें अगला वीडियो लेकर जल्दी आएंगे दोस्त।